क्लाइमेट, मिट्टी, टेम्परेचर, उसकी फिजियोग्राफी सब एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगर क्लाइमेट ठीक है तो मिट्टी ठीक होगी, मिट्टी ठीक होगी तो फसल ठीक होगी, और फसल ठीक होगी तो पॉपुलेशन ठीक होगी। आज इसी को हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि पिछले कुछ लास्ट लेक्चर्स में, पिछले 1 से 2 लेक्चर्स में हम बिहार की फिजियोग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं, उसके पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, आंकड़ों को डिस्कस कर चुके हैं, और उसकी मिट्टी को डिस्कस कर चुके हैं। आज इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, और जब जोड़ के देखेंगे तो कुछ एक नई पिक्चर हम लोग के सामने निकल कर आती है, जहाँ पर आज हम बेसिकली बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन को, उसके मिट्टीज को और उसके डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़कर चल रहे हैं। तो एक प्रकार की ओवरऑल पिक्चर हम लोग के सामने निकल कर आ जाएगी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे का स्वागत करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं वही पॉलिटिकल मैप यूज कर रहा हूं जिसको हम यूज करते आ रहे हैं, और इस पॉलिटिकल मैप के अनुसार हमारे पास जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण हो जाता है, जो लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास समस्तीपुर हो जाता है। और अगर समस्तीपुर के आगे अगर हम देखते हैं तो ये पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि इस प्रकार की विषमता हमको यहाँ पर क्यों मिलती है। जो लीस्ट अर्बन लिटरेसी है वो हमारे पास पूर्णिया में है, वेस्ट बंगाल के साथ हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाईएस्ट लिटरेसी का डिस्ट्रिक्ट हमारे पास रोहतास है, और वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कैमूर हो जाता है। और कैमूर का अपने पास एक प्लेट्यू रीजन भी है जिसे हम कैमूर का पठार कहते हैं। इन सारी चीजों के साथ अगर हम इसके पॉलिटिकल डिवीजन को देखते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं सारे के सारे, उन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में हमको मिल जाता है हमारा ये पूर्णिया है, हमारा पटना है, ये हमारा गया है, ये हमारा बक्सर है, सिवान है, गोपालगंज है, चंपारण है, और ये हमारे पास हमारा किशनगंज है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार में बहुत अपने आप को इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके साथ एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आता है जिसकी पूरी एक हिस्ट्री है अपने आप में। उस हिस्ट्री का मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक बार इसकी हिस्ट्री में गो थ्रू करिएगा तो आपको बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपको मुंगेर की हिस्ट्री के थ्रू बिहार में देखने को मिल जाता है। अब इस पॉलिटिकल मैप को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अपनी बेसिक स्टडीज को आगे बढ़ा देते हैं, और आज हमारे पास ये स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंतर्गत मैंने आपको बता रखे हैं कि बिहार के प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं, बिहार की मिट्टी कौन सी है, और इस बिहार के मिट्टी का एक मैंने एक्सटेंशन दे रखा है जहां पे मैंने तीसरी स्लाइड को जोड़ रखा है, जहां पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और उन मिट्टियों का कंपेरिजन इन दोनों स्लाइड से आगे करते हुए चलेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं कि हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने कहा था बिहार के प्राकृतिक प्रदेश में हमारे पास ये माउंटेनियस रीजन और पिड माउंटेनियस यानी कि पर्वत प्रदेश हमको मिल जाएगा। फिर हमारे पास पूरा का पूरा ये मैदानी क्षेत्र मिलता है, ये हमारे पास दूसरा डिवीजन हो जाता है। और ये तीसरे डिवीजन में हमने कहा था प्राकृतिक प्रदेश में कि हमारे पास एक पठारीय प्रदेश की एक संकीर्ण पट्टी है जो बिहार के दक्षिण में हमको मिलती है, और ये दक्षिण का जो विस्तार है पूरा कैमूर से लेकर खड़गपुर की पहाड़ियों तक, यानी कि राजमहल पहाड़ियों के ईस्टर्न छोर तक जाता है। और यहीं पर देखे लिखा हुआ है कैमूर का पठार। इसी फिजियोग्राफिक प्राकृतिक विभाजन में हमने देखा था कि भोजपुर का मैदान हमारे पास है, मगध का मैदान हमारे पास है, ये हमारे पास अंग के मैदान निकल रहे थे। फिर हमारे पास महानदी और कोसी का दोआब था, फिर हमारे पास गंडक और कोशी का दोआब था जिसे हमने मिथिला क्षेत्र बोला था, और फिर घाघरा गंडक का दोआब था हमारे पास, और ये हमारे पास घाघरा नदी चल रही है। तो गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में पश्चिम की तरफ जो पश्चिमोत्तर हमारे पास नदी है, मुख्य नदी है, वो हमारे पास घाघरा है। जो पूर्वोत्तर की नदी है, जो पूर्व दिशा की नदी है, वो हमारे पास महानंदा है। गंगा के दक्षिण के मैदान में जो हमारे पास पश्चिम की नदी चल रही है वो अपने आप में स्वयं गंगा जी बन जाती है, और जो पूर्व की नदी चलती है हमारे पास कियूल नदी बन के यहाँ पे सामने निकल कर आती है। तो ये इस प्रकार से बिहार के कुछ फिजियोग्राफिक या प्राकृतिक विभाजन हमारे पास थे। इन्हीं प्राकृतिक विभाजन को अगर हम मिट्टी के क्षेत्र पे लेके आते हैं तो हमने कहा ये हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र था, ये शिवालिक के पदीय क्षेत्र थे, और ये हमारे पास शिवालिक के बिल्कुल पदीय क्षेत्र का क्षेत्र था जिसको हमने बोला था तराई की मिट्टी, ये तराई का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे मैदानों में हमारे पास उत्तर गंगा का मैदान आ गया, ये हमारे पास दक्षिण गंगा का मैदान आ गया। उत्तर गंगा के मैदान में हमारे पास पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, हमारे पास नवीन जलोढ़कृत मिट्टी है, और हमारे पास टाल मिट्टी है। टाल मिट्टी का जो क्षेत्र है हमारे पास पूरी एक संकीर्ण बेल्ट है जो दक्षिणी गंगा के मैदान में हमारे पास पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर एक्सटेंड करते हुए आगे की ओर चलती है। जब हमारे पास नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र उत्तरी गंगा के मैदान में और पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र दक्षिणी उत्तरी गंगा के पश्चिम के मैदान की तरफ,
और ऊपर हमारे पास उत्तरी गंगा के मैदान के उत्तरतम छोर पर तराई का क्षेत्र है, तो बीच में हमारे पास एक बाल सुंदरी का भी क्षेत्र मिल जाता है, जहां पर हमारे पास एक विशेष प्रकार की और दूसरी मिट्टी मिल जाती है, जो कि बांगर के क्षेत्र के हिस्सों में अपने आप को एक्सटेंड करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर हमारे पास दक्षिण की तरफ अगर हम देखेंगे तो पश्चिम में हमारे पास लाल बालू मिट्टी मिलती है, पूर्व में हमारे पास लाल पीली मिट्टी मिलती है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है। और इस प्रकार से हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर यहाँ पर हमने बिहार के मिट्टी के क्षेत्र का विभाजन करा था। अगर हमारे पास ऊपर पथरीला क्षेत्र है तो हमारे पास देखिए ऊपर पथरीले क्षेत्र की मिट्टी मिल रही है, नीचे हमारे पास इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का ज्यादा डिपोजिशन था, जो कि प्लेट्यू पठार की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे जो मिट्टी का चरित्र है वो अपने आप में परिवर्तित होकर आगे की ओर चल जाता है, लेकिन जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है हमारे पास वो हमारे पास बीच में मिलती है, जहां पे जलोढ़ मृदा का निक्षेपण है। और जलोढ़ वही तत्व होते हैं जो मैदानी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों से या ऊंचे ढलान वाले क्षेत्रों से आके यहाँ पे नीचे निक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि जो जलोढ़ के मैदान होते हैं वो आपस में सपाट होते हैं। जब इस मिट्टी को हम पॉलिटिकल मैप पर उतारते हैं तो फिर हमारे पास इसका विभाजन कुछ यहाँ पर इन क्षेत्रों के रूप में हमको मिलता चला जाता है। तो अगर प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन हमारे पास ठीक प्रकार से है, उस प्राकृतिक प्रदेश के विभाजन के आधार पर हमारे पास बिहार की मिट्टी का विभाजन है, तो बिहार की मिट्टी के विभाजन को अगर हम इसे पॉलिटिकल मैप पर उतारते हैं, बिहार के मिट्टी के विभाजन को अगर अब हम इसके पॉलिटिकल मैप पर उतारते हैं, इस वाले पॉलिटिकल मैप पर, तो हम इसकी स्टडी को कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, जैसे कि मृदा के प्रकार में अब हम इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिर मिट्टी का नाम, और इस मिट्टी के नाम को हम इसके पॉलिटिकल मैप पर यहाँ पर उतार देते हैं। तो मृदा के विभाजन में हमारे पास था उप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, मृदा का प्रकार था। तो ये उप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हमको कहाँ मिलेगा, तो उप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हमको यहाँ पर मिलेगा। मैं एक मिनट इसको चेंज कर लेता हूँ, कलर कौन सा ज्यादा सूट करेगा। ओके, कलर ये वाला सूट कर जाएगा। तो देखिए उप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, और ये है हमारे पास शिवालिक वाला रेंज, जहाँ पे हमारे पास शिवालिक के 3 डिवीजन मिलते हैं, हरहा नदी से लेकर, और ऊपर हमारे पास शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र मिलता था, सोमेश्वर श्रेणी हमको यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो उप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ मिलेगा हमको, पश्चिम चंपारण। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पश्चिम चंपारण का ही है। धान, मक्का, जौ और गहरा भूरा या पीले रंग का होता है। धान, मक्का, जौ गहरा भूरा या पीले रंग का होता है। यहीं पर हमको मिल जाता है, गन्ना भी मिलता है नहीं, तो यहीं पर हमको गन्ना ही मिलता है। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, अधिक ठीक प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा वो। ठीक है, धान, मक्का, जौ, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास गन्ना भी हो जाएगा। इसमें गहरे भूरे रंग की मिट्टी होती है, गहरा भूरा या पीले रंग की यहाँ पर मिट्टी होती है, गहरी भूरी या पीले रंग की मिट्टी होती है। क्यों, क्योंकि जलीय अवसाद का निक्षेपण हमको यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, और जलोढ़ पंख के रूप में यहाँ से मिट्टी नीचे की ओर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में आती है। जी हाँ, जलोढ़ पंख, आपको बताना है कि जलोढ़ पंख का निर्माण भौगोलिक सिद्धांतों के अनुसार क्यों और किस कारण से होता है। फिर देखते हैं दलदल या तराई क्षेत्र। तो जैसे ही मिट्टी पहाड़ से नीचे उतरी, जैसे ही मिट्टी पहाड़ से नीचे उतरी, उसका स्लोप जो था वो अपने आप में कम हो गया, और स्लोप अपने पास 0.5 डिग्री के ऑन एवरेज पर आ गया। जब 0.5 डिग्री के ढाल प्रवणता यहाँ पर हमारे पास आ गई है, तो यानी कि नदी के बहने की स्थिति की जो गति है वो अपने आप में धीमी हो जाएगी, और जब नदी के बहने की गति धीमी हो जाएगी तो वो अधिक अवसादों का निक्षेपण करते यहाँ से चलेगी। तो जो अवसाद पर्वतीय क्षेत्र से लेके आ रही थी उनका अधिक मात्रा में यहाँ पर निक्षेपण करेगी, और कहाँ निक्षेपण करेगी, तो तराई के क्षेत्र में निक्षेपण करी थी। मैंने आपसे कहा था तराई का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब नदी बांबर के क्षेत्र से बाहर निकल के आती है, जहां पे उनकी धारा जो होती है वो विलुप्त सी हो जाती है, तो वो पुनः धारा के स्वरूप में निकल के आती है, कई क्षेत्रों से आके मुख्य धारा की तरफ बढ़ती हैं। तो एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए वो आगे की ओर बढ़ती है, तो इस क्षेत्र में वो अधिक पानी का वितरण कर देती हैं, और जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है उसको तेजी से रिचार्ज कर देती है। इसलिए यह क्षेत्र कहलाता है तराई का क्षेत्र। यानी कि यहाँ की भूमि में पानी की पर्याप्त मात्रा है, 1 से 2 मीटर आप अगर यहाँ की भूमि को खोद देंगे तो जल सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मिल जाता है हमारा दलदल या तराई क्षेत्र, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। अब देखिए पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, जब पश्चिम चंपारण से किशनगंज की बात करेंगे, जब पश्चिम चंपारण से किशनगंज की बात करेंगे तो हमको ये पता था
कि किशनगंज में हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल होता है। किशनगंज में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप उसको देखना है तो एक बार उसको लास्ट वीडियो लेक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर नहीं करा तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर लिया उसको रिवीजन के मोड पर देख सकते हैं। तो किशनगंज से लेके पश्चिम चंपारण तक और ये रहा हमारा पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण वेस्टर्न चंपारण से लेकर किशनगंज तक, वेस्टर्न चंपारण से लेकर पूरा का पूरा किशनगंज तक, राइट। तो किशनगंज से लेके पश्चिम चंपारण तक हमको तराई दलदली भूमि का मिट्टी का क्षेत्र मिलता है। और ये तराई दलदली भूमि का मिट्टी का क्षेत्र क्यों मिलता है, क्योंकि जो बांबर का क्षेत्र था, जब नदी पहाड़ से नीचे की ओर उतर रही है तो यहाँ पर वो डिपोजिशन करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे उसको एक प्लेन सरफेस मैदान का क्षेत्र मिलता है, इसलिए वो अलग अलग दिशाओं से आकर मुख्य नदी की तरफ बढ़ रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे लगातार ये बना हुआ था कि किसी नदी तंत्र का नाम एक विशेष नदी के नाम पर ही क्यों दिया जाता है। उसका आंसर भी इस फैक्ट से रिलेट करता है। अगर आपने अभी तक उस प्रश्न का आंसर नहीं खोजा तो कृपया करके उस प्रश्न का आंसर खोजें। उस प्रश्न के उत्तर से ही आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिद्धांत हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, और मेरा क्वेश्चन ये भी था, ये हमारा फैक्ट ये भी था, हमने स्टडी ये भी कही थी कि किशनगंज में हमारे पास क्यों सर्वाधिक वर्षा होती है, और बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पे लीस्ट रेनफॉल होता है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। आगे देखते हैं, राइट। तो जब आगे की ओर चलेंगे तो हमने कहा कि हमारे पास, ओके, तो ये हमारे पास हो गया तराई दलदली भूमि मिट्टी का क्षेत्र पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। कौन कौन सी फसल मिलेगी, धान, पटसन, गेहूं, जौ और सरसों। अब आपको बताना था ये पटसन क्या है, और इस पटसन का होने का बड़ी रेलिवेंसी है। ये पटसन आपको बताएगा कि वास्तव में मिट्टी का प्रकार कौन सा है और वाटर की अवेलेबिलिटी हमको यहाँ पर कितनी मिल रही है। पटसन को बता चुका हूँ एक्चुअली पटसन है क्या। तो आप पटसन को देखिए, समझिए और फिर मुझको बताइए होमवर्क के रूप में। मैं होमवर्क लगातार क्यों देता हूँ, मैं गृह कार्य केवल और केवल इसलिए देता हूँ ताकि इंटरेक्टिव क्लास रहे और वीडियोस लेक्चर देखने के साथ ही आपका रिवीजन भी होता रहे, यानी कि माइंड का मैप कुछ इस प्रकार से बन जाए, मस्तिष्क की मानचित्रावली कुछ इस प्रकार से विकसित हो जाए कि हमको अधिक लिखने और समझने के लिए फिर अधिक समय ना देना पड़े। तो कम समय में अधिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपके लिए माइंड मैपिंग बहुत आवश्यक है, मानसिक मानचित्रावली बहुत आवश्यक आपके पास हो जाती है। फिर हमारे पास आता है पुरानी जलोढ़ या बांगर का क्षेत्र। तो ये रही पुरानी जलोढ़ या बांगर का क्षेत्र, और ये तीनों के तीनों क्षेत्र, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। ये तीनों के तीनों क्षेत्र आपको अभी तक उत्तरी बिहार के क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मिल रहे हैं। चौथा क्षेत्र में मिलेगा इसके बाद जो नवीन जलोढ़ का मिलेगा, उसके बीच में एक मध्य का क्षेत्र भी आता है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पुरानी जलोढ़ या बांगर कहाँ मिलेगी, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरनगर। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरनगर, ये पूरा क्षेत्र एक्सटेंड करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। कौन सी मुख्य फसल है, धान, मक्का, जूट और गेहूं। रंग कैसा होगा, गाढ़ा भूरा या काला रंग होगा। इस पूरे रंग की प्रकृति हमने जब मिट्टियों को विस्तार से डिस्कशन करा तो वहां पे मैंने पूरा दे रखा था, इसलिए मैं इसको अधिक नहीं छू रहा हूं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्षेत्रों पर रहेगा, मिट्टी का प्रकार रहेगा और उसके कलर और फसल की उपज पर रहेगा। बलसुंदरी बांगर के दक्षिणी क्षेत्र में, बांगर के दक्षिणी क्षेत्र में, बांगर का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है भाई, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बांगर के दक्षिणी क्षेत्र में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, सॉरी, इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। सहरसा, तो मैं कह रहा हूं पूर्णिया, माधेपुर, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, बलसुंदरी प्रकार की मिट्टी हमको यहाँ पर मिलती है। कहाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण में हमको मिलती है। कहाँ मिलती है, दक्षिण में मिलती है। कहाँ मिलती है, बांगर के दक्षिणी क्षेत्र में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरनगर। मुख्य फसल कौन सी होगी, मक्का, गन्ना, धान, गेहूं, तंबाकू। तंबाकू की फसल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मक्का, मक्का, धान, गेहूं, तंबाकू। गहरा भूरा या सफेद रंग, और प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास, या दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास निकल के आता है, नवीन जलोढ़ या खादर। क्योंकि हमको पता था, हमने डिस्कस करा था, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है उसी को हम खादर का क्षेत्र भी कहते हैं। गंगा, गंडक, कोसी तथा महानंदा
गंगा, गंडक, कोसी तथा महानंदा। गंगा, गंडक मिश्रा का क्षेत्र, कोसी, महानंदा, कोसी और दोआब का क्षेत्र, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा यहां तक फैलती है। और इसके साथ ही ये घाघर नदी के दोआब के दक्षिण के क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बेल्ट का विस्तार या पेटी का विस्तार तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम मिल रहा है। और यह बिहार का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो पूछेंगे सारे क्षेत्र में भी सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में ये बिहार का नवीन जलोढ़ उत्तरी बिहार का मैदान का क्षेत्र हमको मिलता है। गंगा, गंडक, कोसी तथा महानंदा आदि नदियों के निचली घाटियों में कहा मिलेगा, निचली घाटियों में मिलेगा। और मुख्य फसल क्या है, धान और जूट। और मुख्य फसल धान और जूट है। क्लियर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि वाटर लॉगिंग कैपेसिटी या पर्याप्त जल की मात्रा बहुत अधिक सर्वाधिक है। और ध्यान रखिएगा ये वह क्षेत्र भी है जहां पर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने के कारण भी, क्योंकि अवसादों का निक्षेपण बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए भी यह मिट्टी वाटर लॉन्ग या पर्याप्त जल उपलब्धता के साथ हमको उपलब्ध होता है। और यहाँ पर जो खेती होती है वो धान और जूट की इसी कारण से हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जो फसलें हैं ये बहुत हाईली वाटर इंटेंसिव अपने आप में एग्रीकल्चर क्रॉप्स निकल के आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट, अब ध्यान दीजिए, गंगा नदी के दक्षिणी तट, गंगा नदी ये चल रही है, इसके दक्षिणी तट यानी कि जो दक्षिण का किनारा है इसके दक्षिणी तट सोन तथा फल्गु आदि नदियों के प्राकृतिक तटबंधों के किनारे। और सोन और फल्गु आदि नदियों के तटबंधी प्रकृति के किनारे, तो हमने कहा था गंगा मिल जाती है हमको, सोन मिल जाती है, किऊल रिवर मिल जाती है। इन तटबंधों के प्राकृतिक तटबंधों के किनारे हमको ये कगारी मिट्टी मिलती है। जौ, सरसों, मक्का तथा मिर्च। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमने बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करा था, तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात बिहार के दक्षिण का मैदान जो गंगा के दक्षिण में पड़ता है वह तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। और यहीं पर हमको बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्र मिल जाते हैं। अगर ये बिहार का सूखाग्रस्त क्षेत्र है कुछ समय के लिए, तो यानी कि यहाँ पे जल की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से दक्षिणी मैदान की तुलना में हमको कम मिलती है। जब दक्षिणी मैदान की तुलना में जल की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम मिलती है, तो यहाँ पे आप फसलों का चक्र भी देख लीजिए, फसलों की उपज भी देख लीजिए, कौन कौन सी फसल मिलती है हमको, जौ, सरसों, मक्का और मिर्च। इसके कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में, धान और जूट के कंपैरिजन में यहाँ पर फसल का परिवर्तन हो गया है। और ये फसल का परिवर्तन केवल इस कारण से हुआ है क्योंकि जल की उपलब्धता यहां पर कम हो गई है। जल की उपलब्धता कम हुई तो फसलों का चरित्र भी परिवर्तित हो गया, भूरा रंग और क्षारीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी हमको मिल जाती है टाल। और ये टाल का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो गंगा नदी के किनारे 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 दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक रहता है, बक्सर से भागलपुर तक। अगर बक्सर से भागलपुर तक की स्थिति आप देखेंगे, बक्सर से भागलपुर तक की स्थिति आप देखेंगे तो ये रहा आपका, ये रहा आपका बक्सर। कहाँ रहा बक्सर, ये रहा बक्सर। और ये रहा पूरा भागलपुर। यानी कि इस पूरी बेल्ट में यहां से लेकर यहां तक हमको टाल मिलती है। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेगा, तो ये कवर कर लेगा भागलपुर, और ये रहा आपका मुंगेर। और मैंने कहा मुंगेर को राजनीतिक रूप से भी इसकी स्थिति का अध्ययन करते चलिएगा। तो बक्सर हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, शेखपुरा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, जहानाबाद और पटना का क्षेत्र हो गया, भोजपुर हो गया, और ये बक्सर हो गया। इस प्रकार से इन डिस्ट्रिक्ट में आपको टाल मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और ये टाल मिट्टी क्या होती है, इसको हम मृदा प्रोफाइल में या मृदा प्रक्षेपितीकरण में पूरी रूप से, पूरे विस्तार के रूप से इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप गो थ्रू नहीं करा है तो एक बार उस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लीजिए, यानी कि उसका पुनर्निरीक्षण या पुनर्अध्ययन कर लीजिए। तो ये टाल का क्षेत्र हो गया, बक्सर से भागलपुर तक। क्या क्या मिलेगा इसमें, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास दलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या, तो हमने एक क्षेत्र कहा था जो हमारे दलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो दलहन, गेहूं और तिलहन, यानी कि दाल मिलेगी, गेहूं मिलेगा और तेल की फसल हमको मिलेगी टाल के क्षेत्र में। कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो तेल की फसल हमको कहाँ मिलेगी, इस टाल के क्षेत्र में मिलेगी। फिर हमको मिल गया था केरल और केवाल, टाल मृदा के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक। फिर से टाल मृदा के दक्षिण में
अब यहां से जो हमने बेल्ट कही थी उन डिस्ट्रिक्ट के ठीक नीचे की हमको ये बेल्ट मिलती है। कौन सी वाली बेल्ट मिलती है? सीधे फिर बक्सर से लेकर भागलपुर तक, लेकिन टाल के दक्षिण में। और यहाँ पे जब टाल के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक हमको करेल और केवाल नदी वो मिट्टी मिलेगी। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं। इसकी प्रकृति पे मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि इसकी प्रकृति पे हमने लास्ट लेक्चर में भी ध्यान दिया था। गहरा भूरे रंग से पीला रंग होता है करेल मृदा का, क्षारीय, और केवाल मृदा अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है। तो जब केराल में संतुलन आ जाता है अम्लीयता का और क्षारीयता का, तो वो केवाल मृदा अपने आप में बन जाती है। और इस प्रकार से टाल के दक्षिण में हमको केराल और केवाल मृदा मिल जाती है। फिर हमारे पास आता है बलथर, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा का मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य। और ये रहा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य, यानी कि दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा। तो ये रहा आपका क्षेत्र, उत्तरी सीमा के मध्य हमको इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। कौन सी मिट्टी का? बलथर का। आलू, अरहर, ज्वार और बाजरा, देखिए सारा का सारा मोटा अनाज और आलू की खेती यहाँ पे हो रही है। यानी कि पुनः जो जल की उपलब्धता है वो तुलनात्मक रूप से और कम हो गई है। यानी कि अगर हम बिहार के मैदानी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो लगातार जल की उपलब्धता आपके पास कम होती चली जाएगी, और यहाँ पे जल की उपलब्धता और कम हो गई, इसलिए आलू, अरहर, ज्वार और बाजरा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और लास्ट उसके बाद हमारे पास जो दूसरी मिट्टी आती है वो आती है हमारे पास लाल बालू वाली मिट्टी, रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्र में। ये था हमारे पास कैमूर का पठार, और ये थी हमारे पास लाल बालू मिट्टी रोहतास और कैमूर के पठारी क्षेत्र में। अगर इसका पॉलिटिकल मैप भी आप देखेंगे, अगर इसका पॉलिटिकल मैप भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप में ये रहा हमारे पास रोहतास, ये रहा हमारे पास कैमूर, और ये रहा हमारे पास रोहतास, और ये रहे रोहतास, और यहाँ के हमारे पास कैमूर का पठार जिसको क्षेत्र से जाना जाता है, यहीं पर हमारे पास लाल बालू मिट्टी मिलती है। बालू मिट्टी सेडिमेंट का एग्जाम्पल है, और लाल हमारे पास उल्लेखित करता है कि यहाँ पे इग्नियस एक्टिविटीज हुई, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सेडिमेंटी अवसाद को डोमिनेट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लाल बालू मिट्टी मिलती है। अगर हमने यहाँ पे फिजियोग्राफी डिवीजन में इसके डिवीजन को देखा था, जहाँ पे हमने बिहार की रॉक्स अर्थात चट्टानों का अध्ययन करा था, तो हमने कहा था विंध्य का एक्सटेंशन है, और इस विंध्य के एक्सटेंशन में ही हमारे पास यहाँ पर अधिक से अधिक अवसादी चट्टानें मिलती हैं। और कैसी होती है? रोहतास से कैमूर के पठारी क्षेत्र में ज्वार, बाजरा और मक्का, फिर से हमारे पास मोटे अनाज की फसल यहाँ पे मिलती है। लाल और पीला इसका रंग होता है। हमने कहा था अगर पानी की मात्रा अधिक हो गई तो पीली हो जाएगी, नहीं तो लाल रंग में आपको साधारण रूप से दिखाई देती है। लाल और पीली मिट्टी बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा तथा गया आदि के क्षेत्र में। जब हमने बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन अर्थात कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण करा था, तो हमने कहा था वर्ग 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 को हमने ए और बी में डिवाइड करा था। उस ए और बी में जो पूर्व की साइड का हमारे पास भाग था, जो उसका सब डिवीजन था, मैंने कहा था उसमें हमारे पास वर्षा इसके पश्चिमी भाग की तुलना में हमको अधिक कम मिलती है। उसका कम मिलने का कारण था क्योंकि यहाँ पे राजमहल पहाड़ियों की जो उपस्थिति है वो यहाँ पे वर्षा को बाधित करने का काम करती है, क्योंकि भारत में वर्षा का आना एक संवहनीय धारा प्रक्रिया का परिणाम है, लेकिन भारत में वर्षा का वितरण ओरोग्राफिक अर्थात पर्वतीय स्थलाकृति के परिणाम के स्वरूप होता है। और इस प्रकार से लाल और पीली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया आदि के क्षेत्र में। मुंगेर, नवादा आदि, गया, बांका, मुंगेर, नवादा। अब देखिए बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, गया के क्षेत्र में, जमुई ये रहा और गया का क्षेत्र रहता है, यहाँ मिलती है आपको लाल और ये पीली मिट्टी का क्षेत्र मिल जाता है सारा का सारा। तो बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया आदि के पठारी क्षेत्र में मोटा अनाज और दलहन, फिर से मोटा अनाज और दलहन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मोटा अनाज और दलहन, ये देखिए लौह तत्व की अधिकता, जब ये लाल और लौह तत्व की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, जब ये लाल और लौह तत्व की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि यहाँ पे आपको इग्नियस चट्टानें अधिक मिलेंगी। लौह तत्व की अधिकता आपको देखने को मिलती है, तो इग्नियस चट्टानें आपको यानी कि अग्निय चट्टानों की अधिकता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अर्थात अगर हम बिहार के उस दक्षिणी पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पेटी का भी वर्गीकरण करें, तो उस वर्गीकरण के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए आपको अग्निय चट्टानें लगातार घटती चली जाएंगी, अवसादी
चट्टानों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसका एक क्रम ये भी है कि अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो अवसादी चट्टानों की जो उपलब्धता है वो निरंतर घटती चली जाएगी और अग्नीय चट्टानों की उपलब्धता यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती चली जाएगी आप देखेंगे कि मोटे अनाज भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अर्थात किसी क्षेत्र की भूगोल वहाँ की मिट्टी को प्रभावित करता है और वहाँ की मिट्टी वहाँ की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। इसके साथ ही वाटर की अवेलेबिलिटी, भूगोल वहाँ की उस मिट्टी में फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर चलते हुए बिहार में फसलों का विभाजन मोटे अनाज की तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है और उनके रंग और प्रकृति में भी परिवर्तन आता चला जाता है। तो ये था बिहार का भौतिक विभाजन। उस भौतिक विभाजन के आधार पर हमने उसके मिट्टियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उस तुलनात्मक अध्ययन का हमने उसको पॉलिटिकल मैप में उतारने का प्रयास करा। ये एक प्रयास हमारा और था ताकि हम बिहार को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। अब हम जब अगली बार इसकी जनसंख्या आंकड़ों की तुलना करेंगे तो ये तीनों डिवीजन हमारे माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि जैसा भूगोल होगा वैसे ही जनसंख्या का वितरण होगा। मिलता हूं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।